जी सर आ रही। तो हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। कल हम लोगों ने एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो टाइप से सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। यानी सेल खुद अपनी हिफाजत करेगी, उसके लिए ये आप देख सकते हैं डायग्राम। या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड, अगर सेल के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो बी लिम्फोसाइट्स के जरिए से, हेल्पर टी सेल्स वगैरह के जरिए से एक्टिवेट होकर वो खुद बैक्टीरिया को मार देगा। बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज जो है वो कितने टाइप्स के हैं, उसको बताया मैं, और कहाँ कहाँ रहते हैं और कब उनका प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। ये एंटीबॉडी कैसा रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। The first exposure to a foreign antigen does stimulate antibody production, but antibodies are produced slowly in small amounts. यानी जब भी इंफेक्शन बॉडी में आता है तो उस लेवल की इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। इन्नेट इम्यूनिटी के बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव में भी सेल मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। जब एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा तो ये स्लोली डेवलप होंगी, एकदम नहीं होगी। ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे। एक एग्जाम्पल है मीजल्स वायरस। On a person first exposure to this virus, antibody production is usually too slow to prevent the disease itself, and the person will have clinical measles. Most people who get measles recover, and upon recovery have antibodies and memory cells that are specific for the measles virus. तो एक वायरस का नाम है मीजल्स वायरस। ठीक है। जब ये पहली मर्तबा बॉडी के एंटर होता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स बोलते हैं इसको। क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल या सिम्टम्स। तो इसको रिकवरी होने के बाद जो रिकवरी स्टार्ट होगी उस लेवल में जाके जब क्या है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। और साथों साथ इसके लिए मेमोरी सेल्स, इसके लिए हेल्पर सेल्स, इसके लिए एंटीबॉडीज सेपरेटली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है, जब, ठीक है, तो एक्सपोजर होता है वायरस का, तो फौरन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस है, मेमोरी सेल्स भी है, हेल्पर सेल्स भी है। तो सेकेंड टाइम जब होगा तो बहुत जल्दी क्या है, इन्फेक्शन दूर हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो बॉडी को नुकसान देने वाला या जान के लिए नुकसानदेह है, तो ऐसे इन्फेक्शंस के लिए क्या करेंगे, वो वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इंसर्ट किए जाते हैं थ्रू इंजेक्शंस। आईएम, आईएम दिए जाते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने सुना होगा वीजिल, बीसीजी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, और ये सब वैक्सीन हैं। ठीक है। तो ये वैक्सीन से क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। तो इम्यूनिटी एक्टिवेट होने के बाद जब भी इन्फेक्शन आएगा, ये इन्फेक्शन क्या करेगा, ऑलरेडी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस है, जो क्या है, उस इन्फेक्शन को खत्म कर देंगे। ठीक है। एंटीबॉडीज के पास क्या होता है, पैथोजन का लेबल होता है ना, उसको पहचानने की ताकत होती है। ठीक है। उसको क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस को खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंटीबॉडीज कॉज एग्लूटिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन। यानी एंटीबॉडीज या तो उसको खत्म कर देंगे खाकर, या उसको न्यूट्रल कर देंगे, नुकसान ना पहुंचाना, या एग्लूटिनेशन, उसको जमा देंगे वहीं पे, क्लम कर देंगे, उसको वहीं जमा के रख देंगे। ठीक है। And that is what happens when antibody binds to bacteria cells. The bacteria that are clumped together by attached antibodies are more uh, easily phagocytized by macrophages. तो इनको जब वो इन एक जगह इकट्ठा करके जमा किया जाता है तो इनको खत्म करना बहुत आसान रहता है। The activity of virus may be neutralized by antibodies. या तो न्यूट्रलाइज करते हैं उसका फंक्शन। ये वायरस must get inside a living cell in order to reproduce itself. However, a virus with antibodies attached to it unable to enter a cell. तो वायरस, असल ये डबल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, देखिए वायरस है, ये सेल है। वायरस जब सेल के अंदर जाएगा तभी क्या होगा, ये सही होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा।
सेल के अंदर जाएगा तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इनको सेल में आने से रोकेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो इनको खत्म करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो ये सब देखने को मिलेगा। तो ये सब इनको खत्म करने के जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है। और इसी तरह एलर्जीज, एलर्जीज भी क्या है, ये भी हमारे एंटीबॉडीज के रिएक्शन में होता है, जैसे छींक आना या खुजली होना, ठीक है, या फिर बॉडी में कहीं पे स्पॉट्स आ जाना, रेड स्पॉट्स आ जाना, ये सब क्या है, एंटीबॉडीज के रिएक्शन की वजह से होता है। कभी कभी ये रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि एंटीबॉडीज खुद के बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे वक्त हमें ज़रूरी है कि इनको भी न्यूट्रल करने का, जब जब इनको हम ट्रीटमेंट करेंगे, जब इनको भी न्यूट्रल करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए इनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। यानी ये बीमारी खुद बॉडी ही अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये आपका एंटीबॉडी इस तरह काम करेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। यानी जो फंक्शनल है, ये डिफरेंट टाइप्स है। वो फंक्शनल टाइप है, ये स्ट्रक्चरल टाइप बोल सकते हैं। तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी, ठीक है, या तो आप अपने फैमिली से लेंगे या जेनेटिक होंगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी पैदा होने के बाद आप बहुत सारे एक्सपोजर्स होंगे आपके बैक्टीरिया के साथ, वायरस के साथ, फंगस के साथ, इन्फेक्शंस के साथ, डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस के साथ, तो उसके बाद ग्रेजुअली बॉडी डेवलप करेगी। ठीक है, तो जेनेटिक के लिए जो मिलती है उसमें डीएनए, डीएनए के अंदर प्रिंट्स होते हैं, जो मदर एंसेस्टर से जो इम्यूनिटी मिलती है। बाज लोग कहते हैं कि मुझे सालों साल तक बुखार नहीं आता। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कोई भी ऐसे थे। हाँ, वो जवाब मिलता है हाँ। तो इसका मतलब क्या है, उनके फादर से उसको इम्यूनिटी, जेनेटिक इम्यूनिटी मिला, जिसमें उसको ये डिजाइन था डीएनए के अंदर, ये प्रिंट्स थे कि इसको एक्सपोजर होने के बाद भी इसकी क्या है, बॉडी ज्यादा अफेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है जेनेटिक इम्यूनिटी में। Dogs, cats, for example, have genetic immunity to the measles virus, which is pathogen only for people. Mouse leukemia virus affect only mice, not people. We have genetic immunity to them. This is not because we have antibodies against this mouse virus, but rather than we have the genes that are codes for proteins that make it possible for the pathogen to produce in our cells and tissues. Monkeys have similar protective genes and proteins for the human AIDS virus. HIV does not cause disease in the monkeys because this is a genetic character program in DNA. Genetic immunity always lasts lifetime. तो यहाँ पे कुछ बीमारियां बता रहे हैं जो इंसानों को होते, जानवरों को नहीं होते, जानवरों को होते लेकिन इंसानों को नहीं होते। उसमें से देखिए मीजल्स है, ये जानवरों को नहीं होते, लेकिन इंसानों को हो जाते। वैसे ये ल्यूकेमिया है, ये माउस को होते, इंसानों को नहीं होते। इसी तरह एड्स, HIV है, वायरस है, ये इंसानों को होते हैं, लेकिन बंदर को नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर उतनी DNA ऐसा प्रिपेयर्ड है कि इस वायरस से इजीली फाइट कर सकता है। ठीक है, अब ये इसकी इसको कहेंगे इम्यूनिटी, सॉरी, जेनेटिक इम्यूनिटी। अब है नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने बताया था कि हम बॉडी बर्थ होने के बाद ये मिलती है। इसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। अब इसमें पैसिव इम्यूनिटी एक होता है, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या होता है, एंटीबॉडी कोई दूसरे सोर्स से बनाया जाता है, और एक्टिव में खुद बॉडी के अंदर अलग अलग मौके पे बनाया जाता है। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी जो है प्लेसेंटा में देख सकते हैं आप। ठीक है, प्लेसेंटा जब बेबी डेवलप होता है, उसके ऊपर कवरिंग होता है प्लेसेंटा, झिल्ली नुमा। ठीक है, प्लास्टिक के जैसा, मतलब प्लास्टिक कवर जैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट, वैसा ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, IgG, ये एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करता है बेबी को इन्फेक्शन से।
ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आईजीजी होने के बाद फिर आईजीए, ये भी मदर से मिलेगा, मदर के मिल्क से मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क से। बट उसमें एंटीबॉडीज होती हैं आईजीए। तो आईजीजी प्लेसेंटा में उसकी हिफाजत करेगा, आईजीए ब्रेस्ट फीडिंग से क्या है, उसकी प्रोटेक्शन करेगा। तो इसीलिए जो मदर अपने बेबीज को फीडिंग नहीं कराते, वो लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं, जो बॉटल का इस्तेमाल करवाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर आईजीए एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होता, उनके पास होता ही नहीं। इस वजह से वो बार बार बीमार होना, एक्सपोजर होने के बाद सर्दी खांसी बुखार आ जाना एक कॉमन हो जाता है उनके अंदर। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पासिव इम्यूनिटी इज obtained बाय द इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। अब कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं जिसमें इम्यूनोग्लोबिन्स, यानी इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब एंटीबॉडीज, बाहर से लिया जाता है। ठीक है। तो उसमें भी दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे जर्मन मीजल्स, हेपेटाइटिस ए बी, टेटेनस और रेबीज। ये वैक्सीन नहीं है, मगर इसके अंदर एंटीबॉडीज डायरेक्ट प्रोड्यूस हैं, जाके इन्फेक्शन को डायरेक्ट मारे। ठीक है। ये पैसिव इम्यूनिटी जो है, ये हमेशा रहेंगे, ये हमेशा नहीं रहेंगे। ये कुछ दिनों के बाद ये ब्रोक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बॉडी से निकल जाएंगे, क्योंकि आपने बॉडी ने खुद डेवलप नहीं किया, बाहर से बॉडी के अंदर इन्वॉल्व किया गया, इस वजह से। ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी, उसके अंदर बॉडी थोड़ी इन्वॉल्व रहेगी, उसके बाद बॉडी के इम्यून सेल्स, इन हेल्पर सेल्स और मेमोरी सेल्स, ये सब एक्टिवेट होके ग्रेजुअली एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है। तो यही चीज वैक्सीन से भी होता है, वैक्सीन लेने के बाद भी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। तो यही इसमें बताने का मकसद है कि जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में जेनेटिक है, एक्वायर्ड है, पैसिव है, आर्टिफिशियल मतलब बाहर से लेते हैं, ये सब टेम्पररी होते हैं। इस वजह से 2 साल 3 साल में एक बार वैक्सीन के लेने के बाद फिर आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। ठीक है। ये देखिए, एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होते हैं? जब बॉडी में इन्फेक्शन आता है, बुखार आता है, सर्दी आता है, खांसी होती है, तो एक्सपोजर हो गया। एंटीजन, बाहर से जो भी चीज आ रही है इन्फेक्शन को एंटीजन कहेंगे, एक्सपोजर हो गया। एक्सपोजर कब हुआ? 0 डेज, 0 डेज से 20 डेज तक, समझिए ये इन्फेक्शन की वैलिडिटी, उसकी लाइफ स्पाइन। ठीक है। तो हम 3 दिन 4 दिन के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। शुरू में आईजीएम होता है, फिर पीक लेवल में आईजीजी होता है। ठीक है। जैसा इन्फेक्शन कम हो गया, फिर ये भी कम हो जाता है। कम हो के मतलब बॉडी में रहता है लेकिन फंक्शनिंग उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आया जब, तो इसीलिए डॉक्टर्स या फिर जो अच्छे डॉक्टर्स है उनका कहना यही है कि जब भी इन्फेक्शन आया 1 2 3 दिन आप रुक जाइए, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, अगर सीवियर है उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन आम बुखार सर्दी खांसी कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल है होम रेमेडीज के साथ, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वरना अगर बहुत ज़्यादा है, अनबियरेबल है, कंट्रोलेबल नहीं है, हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, तो ऐसे मौके पे फौरन ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होगा। लेकिन 2 से 3 दिन तक हमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना चाहिए। आजकल हो रहा क्या, कि जैसे ही तबीयत खराब हो गई आप फौरन जाएंगे, जाके टैबलेट्स लेंगे, खा लेंगे। आजकल तो मेडिकल हॉल्स जगह जगह हो गए, तो इन्फॉर्म करने से मेडिसिन इजीली अवेलेबल। ठीक है। तो 10 डेज टू 20 डेज वो इन्फेक्शन रह सकता है, तो उस दौरान आपकी बॉडी आईजीजी आईजीएम प्रोड्यूस करता है, वो इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। फिर कुछ सालों के बाद फिर इन्फेक्शन आया दोबारा, तो अब वो इन्फेक्शन 1 दिन में ही वो एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगे और उसको खत्म कर देंगे। ठीक है। तो यानी क्या है, यानी वो इन्फेक्शन ज्यादा दिन बॉडी में रहने वाला नहीं है। कभी कभी होता है कि हमें बुखार आता है, 1 दिन में ठीक हो जाता है। जिसकी बॉडी मेडिसिन से एक्सपोज नहीं हुई, वो लोग मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेते, तो मोस्टली उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो खुद बॉडी ही एंटीबॉडीज को जल्दी प्रोड्यूस करके उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। दूसरे दिन हम ऑलराइट हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेस्ट रहने की वजह से। ठीक है। तो ये और चीज़ याद रखना ज़रूरी है।
तो इम्यूनिटी भी, जिस तरह हम बॉडी के ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं, इसी तरह हमारे बॉडी के इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती रहती है एल्डर पीपल में। ठीक है। तो ये बहुत इसलिए एल्डर पीपल में इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो उनका सफाई का ख्याल में रखना चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका इम्यूनिटी का चैप्टर, जिसको हमें याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिम्फेटिक सिस्टम में इन्नेट इम्यूनिटी है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी आपको बॉडी के हर ऑर्गन्स में देखने को मिलेगी। ठीक है। स्किन में, म्यूकस सेल्स में, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में, एपिथेलियल सिस्टम में, नेचुरल किलर, बास्ट सेल, बेसोफिल्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और केमिकल रिलेटेड भी है। उसके बाद आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी है। एडेप्टिव में सेल मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। ठीक है। एंटीबॉडी मीडिएटेड में आईजीई, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई है। आईजीए, आईजीजी, ये तो आपको बर्थ के टाइम, ये बर्थ के टाइम ये मदर के प्लेसेंटा प्लेसेंटा में होता है, और ये आफ्टर बर्थ मिल्क में होता है। ये आईजीएम और आईजीडी, आईजीई, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और ये कैसा किल करते हैं उसके बारे में देखा हम लोगों ने। और ये एंटीबॉडीज, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज लड़ने के लिए कितना मुद्दत लगता है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के एक्सपोजर। ठीक है। और उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने देखा। ये सब डिटेल्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी। कुछ डाउट है तो पूछ।